हाय गाइज, फिजिक्स बाय ब्लेंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज पीएमटी नीट जेईई मेंस के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र ई व धारा घनत्व जे के मध्य संबंध। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व में एक रिलेशन होता है। आप जानते होंगे I इज इक्वल टू होता है NeAVD। I विद्युत धारा है, N इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, VD अपवाह वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर A अपॉन में लेके आए तो I अपॉन A इज इक्वल टू हो जाएगा NeVD। अगर यहाँ पर I अपॉन क्या है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व J कहते हैं, तो J इज इक्वल टू हो गया NeVD। आप जानते होंगे अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, ये रिलेशन होता है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश तो माध्य विश्रांति काल है, टाइम रिलैक्सेशन टाइम, M इलेक्ट्रॉन का मास है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो J इज इक्वल टू हो गया NeVD की जगह अगर वैल्यू पुट करें तो E स्क्वायर टो अपॉन M E। ये देखो ये राशि है, कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ से लिख सकते हैं J धारा घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है केरला पीएमटी 2005, एमपी पीएमटी 2009, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, बोर्ड में दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। यदि उसी धातु के परंतु दुगुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। इसमें चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी केरला पीईटी 2007 में आया हुआ है, तो ये देखते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था धारा घनत्व का। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू NeVD। अब यहां से देखिए, इस फॉर्मूले के अनुसार तो एक चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल I है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इसको चलो VD1 मान लीजिए। इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में? अनुगमन वेग V दिया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V दे दी। अब क्या बोल रहा है, यदि तो इसमें धारा घनत्व की वैल्यू निकालें तो J इज इक्वल टू हो गया NeVJ1 मान लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सेकंड में, धातु के दुगुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तार में धारा 2I प्रवाहित हो रही है। अब क्या बोल रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका दुगुना कर दिया। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना कर दिया है, इसका क्षेत्रफल 2A है और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अपवाह वेग की अगर बात करें तो यहां से J2 का मान निकालें तो J2 इज इक्वल टू होता है, और यहां से देखिए इसमें और लिख देता हूं, I अपॉन A इज इक्वल टू होता है धारा घनत्व I अपॉन A। I प्रवाहित धारा, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। J2 अगर धारा घनत्व है सेकंड वायर के लिए बात करें तो I अपॉन A कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें? 2I अपॉन 2A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? I अपॉन A। तो आप देख सकते हो J2 इज इक्वल टू, देखना I अपॉन A, देखिए इसमें
आई अपॉन एज इक्वल टू J1 है, तो आई अपॉन एज इक्वल टू मैंने J1 कर दिया। तो अगर धारा घनत्व दोनों तारों के लिए इक्वल है तो आप जानते हैं धारा घनत्व अपवाह वेग के समानुपाती है, अपवाह वेग के समानुपाती है। तो पहले वाले में जो वेलोसिटी v है और इसमें धारा घनत्व इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी v1 बराबर v2 और कितनी है v, यानी दोनों तारों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों की इक्वल होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, अपवाह वेग, दोनों का धारा घनत्व इक्वल है तो अपवाह वेग भी बराबर होगा, क्योंकि ये जो धारा घनत्व है ये अपवाह वेग के समानुपाती होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कार्बन प्रतिरोध के संबंध में गलत तथ्य छांटिए। पहला है कार्बन जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधक, वो सघन होता है। दूसरा सस्ता होता है। तीसरा ऑप्शन तापमान से अपेक्षित संवेदनशील होता है। चौथा ऑप्शन है अधिकतम प्रतिरोधक मान के लिए उपयोग किए जाते हैं। पांचवा ऑप्शन है वर्णकोड इसके प्रतिरोधक मान को व्यक्त करता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तापमान से अपेक्षित संवेदनशील होते हैं, ये जो कार्बन वर्ण को प्रतिरोध बना दिए जाते हैं ये तापमान से अपेक्षित संवेदनशील होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। तो ओम का नियम क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से अगर मैं प्रतिरोध का मान निकालूं तो प्रतिरोध बराबर होगा V अपॉन आई। तो ध्यान देना, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियरली रेखीय बनेगा। कैसा बनेगा? रेखीय बनेगा। तो विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के लिए जो ग्राफ बनेगा वो सरेखीय होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आप ऑप्शन नंबर चूज कर सकते हो। इसका ऑप्शन होगा लास्ट वाला, V I पर रेखीय रूप से निर्भर होगा। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे विभव का मान, विभवांतर का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा, तो रेखीय रूप से निर्भर करेगा। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा और विभवांतर तथा विद्युत धारा ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखीय बनेगा, लीनियरली बनेगा। तो हमेशा रेखीय रूप से डिफेंड करेगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, तापमान, ये क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट रहती है तो विभवांतर तथा विद्युत धारा का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th में लास्ट 5 नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए, एक तार में प्रवाहित धारा समीकरण I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा के अनुसार समय पर निर्भर करती है। समय t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित आवेश कितना होगा? ये देख लीजिए क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल जेई 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें आवेश का मान बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 22 कूलम, दूसरा 20 कूलम, तीसरा 18 कूलम और चौथा ऑप्शन है 5 कूलम। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सी होगा? तो मैंने इसी विद्युत धारा चैप्टर में क्लास स्टार्ट की थी, तो क्लास नंबर 1 या 2 में मैंने बताया था विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई
dt। अगर इसको सोल्व करें तो dq इज इक्वल टू होगा I इंटू डी टी, क्योंकि ये जो विद्युत धारा है ये आवेश जो चेंज हो रहा है वो समय पे डिपेंड कर रहा है। जो q फंक्शन है वो आवेश और ये विद्युत धारा और ये dt टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ से अपन को आवेश का मान निकालना है तो dq इज इक्वल टू I का मान कितना है, समीकरण 1 से पुट करें तो 3t² प्लस 2t प्लस 5 है इंटू डी टी। अगर इसका अपन इंटीग्रेशन करें, समाकलन किया जाए, समाकलन करें तो ये तो हो जाएगा आवेश q इज इक्वल टू समाकलन कितना होगा, समय कितना देर का है, 0 से 2 सेकंड की बात कर रहा है तो इसका समाकलन क्या होगा, देखो 3t² का कितना होगा 6। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट आ जाता है। अगर ये अनिश्चित समाकलन है तो कांस्टेंट आ जाता है, निश्चित है तो कांस्टेंट नहीं आता। तो बताइए कितना होगा यहाँ पर 3t का कितना होगा t³/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2t का कितना हो जाएगा t²/2 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 इंटू टी हो जाएगा। लिमिट अगर 0 से 2 पुट करें तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। पहले मैंने 2 वैल्यू पुट की तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस। अब लिमिट 0 पुट करें तो ये भी 0 होगा, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, बाकी पूरा फंक्शन 0 होगा। आप जोड़ सकते हो, ये कितना हो गया 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 5 इंटू 2 10, कितना हो गया ये 22 कूलाम। कौन सा ऑप्शन सही है 22, ऑप्शन चेक कीजिए। अगर आप ऑप्शन चेक करते हो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा 22 कूलाम। देख लीजिए एक बार, आई है विद्युत धारा, ये समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है और t बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो आवेश प्रवाहित होगा उसका मान निकालना है। तो I इज इक्वल टू dq/dt होता है, dq बराबर I इंटू dt क्रॉस मल्टीप्लाई से dq का मान अगर निकालना है यहाँ से तो I का मान पुट कर दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया, क्योंकि अपन को कुल प्रवाहित आवेश का मान निकालना है। तो यहाँ से इसका समाकलन होगा q। इसकी अगर बात करें तो इसका समाकलन 3t² का क्या होगा, इस फॉर्मूले के अनुसार tq/3, 3 से 3 कैंसिल, 2t²/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5 इंटू टी, 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 22 कूलाम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को बोर्ड पे दिख रहा है आपको। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी पड़ती है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, कई बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं मैंने बताया था चालक तार की अगर बात करें तो चालक तार का प्रतिरोध तापमान के अनुसार परिवर्तित होता है। अगर तापमान बढ़ाएं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान कम करें तो चालक का प्रतिरोध कम होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इंसुलेटर के लिए, कुछ चालक के लिए, जबकि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है। इसका फॉर्मूला बनता है RT इज इक्वल टू R0 इनिशियली रेजिस्टेंस होगा पर्टिकुलर टाइम पर, प्लस 1 प्लस अल्फा टी। देखो ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ये इनिशियली कंडीशन पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है 1 प्लस अल्फा, ये थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, यहाँ पे टी क्या है टेम्परेचर है, उसमें ये गुणांक बोलते हैं जैसे अल्फा को। अब इसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध 20 ओम है। तो वैल्यू पुट कीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम है तो यहाँ पे कितना है 20 इज इक्वल टू R0 नहीं पता, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, कितना डिग्री सेल्सियस बता रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में क्या बोल रहा है
500 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है, तो कितना ओम है, 60 ओम है, तो इसकी जगह मैंने कितना कर दिया, 60 कर दिया, इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, कितना 500 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो 500 डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करें, अगर इसको डिवाइड कर दें अपन ऐसे, चलो मैंने डिवाइड कर दिया, तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, इधर से इसको अगर काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, 1 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 20 अल्फा तो है ही, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 60 अल्फा। इसको अगर इधर लेके आए अल्फा को, तो 60 500 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 440 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/440, तो ये हो जाएगा 1/220 डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है इसका मात्रक, ये बात ध्यान रखना। ये अपने पास अल्फा का मान हो गया। अगर अल्फा का मान अपने पास मान आ गया तो क्या पूछ रहा है आगे, तो किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 25 ओम होगा, किस तापमान पर 25 ओम होगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूले में फिर वैल्यू पुट करते हैं, इसी में 25 ओम की बात कर रहे हैं तो 25 ओम रख दिया मैंने, आर नोट नहीं पता, 1 प्लस अल्फा अपन को पता है कितना है, 1/220, टी कितना, किस तापमान की बात कर रहा है वो, टी यहां पे रख दिया। बात क्लियर है। अब देखिए इसे अगर अपन सोल्व करना चाहें, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3। चलो देखो, अपन को टेम्परेचर का मान निकालना है, किस टेम्परेचर पर 25 ओम होगा। तो क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 2 ले लीजिए या इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में 3 का डिवाइड करूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 20/25 बाई, इस 20 में ये 25 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो ऊपर आर नोट और वैल्यू क्या है, 1 प्लस अल्फा 20/आर नोट 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 122 टी अपन को ज्ञात करना है। अल्फा का मान ज्ञात कर लिया तो यहां पे भी पुट कर सकते हैं अपन, इसको ऊपर लिखूंगा मैं, अल्फा का मान अपने पास आ गया है, इसको ऊपर लिखें। तो देखो इसको अगर इससे पहले डिवाइड करता हूं, 5 से अगर इसको काटा जाए तो कितना बचेगा ऊपर, 4/5 इज इक्वल टू, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 1 प्लस अल्फा की जगह 20 ऊपर है, अल्फा की जगह 1/2220, ठीक है। अल्फा का मान रख दिया मैंने, अपॉन में आर नोट कैंसिल, 1 प्लस टी अपॉन 220, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देख लीजिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 4t अपॉन 220, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100/220। अब देखिए 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का मतलब 1 बचेगा, और इधर से इसको ये काट दिया मैंने, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 4t/220 इज इक्वल टू, 4 उधर जाके एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, देखो इस कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको काटूं, 2 से काट दिया जाए तो कितना बचेगा, 5/11 होगा कि नहीं होगा, 2 से काटा 11। इसको अगर इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 11 हो जाएगा,
11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 16/11। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को टी का मान निकालना है, तो t इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 16/11, 220 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रहेगा, ठीक है। 4 को इससे काटा, 4 बार 11 को इससे काटा, 2 बार 20, कितना हो जाएगा 20 को 4 से गुणा किया, 80 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 25 ओम होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा 80D ऑप्शन सही होगा। ये भी ओडिशा जेई 2009 AMU इंजीनियरिंग 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आपको समझ में आया होगा। वो एक ही फॉर्मूला है इसका, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 अंतिम प्रतिरोध, ये प्रारंभिक प्रतिरोध, 1 प्लस अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, टी टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड जो 7 है वो बोल रहा है 0.1 मीटर लंबे किसी तार के सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से इलेक्ट्रॉन का अपवाह चाल 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n की बात कर रहा है, ये 8 × 10⁻28 मीटर इनवर्स है, मीटर क्यूब इनवर्स है हो, तो इस पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। प्रतिरोधकता का मान निकालना है। तो देखिए आप जानते होंगे I इज इक्वल टू होता है NEAVD, ये फॉर्मूला सबको पता है। अगर मेरे को प्रतिरोध का मान निकालना है तो प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A। अगर मेरे को प्रतिरोधकता का मान निकालना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा RA/L। लिख सकते हैं क्या यहां से? और R बराबर क्या होगा? ओम के नियम के अनुसार R बराबर होता है V/I। तो यहां से देखो A/L तो मैंने रख दिया A/L, R की जगह क्या रखूं V/I, V/I रख दिया। V विभवांतर दे कर I का मान क्या होता है NEAVD, तो A ऊपर है इंटू V विभवांतर है, L नीचे है, I का मान NEAVD। देखो ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा तो प्रतिरोधकता मान होगा V/NEVD। देखो इस क्वेश्चन में V का मान दे रखा है, विभवांतर कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में 5 वोल्ट, 5 रख दिया। एन इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है 8 × 10⁻28, 8 × 10⁻28। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू अपवाह वेग दे रखा है 2.5 × 10⁻⁻4, 2.5 × 10⁻⁻4। इसको अगर सोल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर होगा, आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इसमें कैलकुलेशन वाली बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आप सभी बच्चों को आती है। तो इसका आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन में ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। 1.6 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर इसका आंसर करेक्ट होगा। बात क्लियर है? इसको आप सोल्व कर सकते हो। इस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। इसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻8 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्या होता है? इसका मात्रक होता है, माइनस में होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? असमान परिच्छेद मोटाई के धातु के सिरों के बीच स्थिर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो इस चालक के अनुदिश जो राशि अपरिवर्तित रहती है वह है विद्युत धारा।
इसका ऑप्शन विद्युत धारा होगा, क्योंकि अपवाह वेग अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं किसी भी बारी का तो अपवाह वेग चेंज हो जाता है। ठीक है, अपवाह वेग चेंज हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा का मान हमेशा नियत रहता है। तो कोई भी चालक तार ले लीजिए, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इधर से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसी में भी आई विद्युत धारा होगी, इसमें भी आई विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी। तो हमेशा ध्यान रखना विद्युत धारा का मान कांस्टेंट रहता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है तो अपवाह वेग घट जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम हो जाता है तो अपवाह वेग बढ़ जाता है, लेकिन विद्युत धारा का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सही होगा, धारा नियत रहेगी, बाकी चेंज हो जाएगी। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है जो एग्जाम कैंसिल हो गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एक तार का ताप गुणांक थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में थर्मल कोफिशिएंट अल्फा का मान दे रखा है 0.00125 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन पर R दे रखा है 1 ओम है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस तापमान पर प्रतिरोध 2 ओम होगा? जब 2 ओम प्रतिरोध होगा तो टेम्परेचर कितना होगा? सिंपल सा बार फॉर्मूला बताया था मैंने कि RT इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। देखो पहले क्या बोल रहे हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखना है इसमें जो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में होगा, क्योंकि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो केल्विन में होगा 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। तो 300 केल्विन को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में चेंज करूं तो क्या होगा? 273 में से 300 में से 273 घटाओगे तो कितना बचेगा? टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो RT कितना 1 ओम बता रहा है, R0 नहीं पता, 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है? अल्फा का मान दे रखा है देखिए 0.0125 और T कितना दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस 27। उसके बाद में बोल रहा है इक्वेशन फर्स्ट होगी मान लो। उसके बाद में बोल रहा है किस तापमान पे होगा, किस तापमान पे 2 ओम प्रतिरोध होगा। तो इसमें इस फॉर्मूले में पुट करें अपन, RT की जगह 2 ओम रख दिया, R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना 0.0125 शायद 0.2 बार होगा, 00125 इंटू टी ज्ञात करना है इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अनुसार आप देखोगे तो इसको सोल्व कर सकते हो इजीली आप। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अगर इस समीकरण A को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, समीकरण A को 2 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करेंगे तो R0 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से लेके जाओगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर जो आएगा वो 854 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन में चेक करो डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केल्विन में दे रखा है। अगर ये डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में चेंज करें, तो केल्विन में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? 273 ऐड करना पड़ता है, और 273 इसमें जोड़ा जाए तो कितना आंसर होगा? 4 + 3 7, 5 7 12 है, और 8 2 10, 10 और 1127 केल्विन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। माना कि एक तांबे की तार की लंबाई, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है ये। माना कि एक तांबे के तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब तार में प्रवाहित धारा I है तो निम्न में से कौन सा
इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का सही व्यंजक होगा। ठीक है, अनुगमन वेग का क्या रिलेशन होगा, तो मैंने पहले भी बताया था, ये विद्युत धारा और अपवाह वेग में से रिलेशन होता है NEAVD। ठीक है, तो अनुगमन की वेग की बात कर रहे हैं तो ये अपवाह वेग है, VD अपवाह वेग है, जिसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये जो अपवाह वेग होगा वे विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपवाह वेग का मान निकालें तो I अपॉन क्या होगा, NEA। अब देख सकते हो आप कौन सा ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का NEA, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। कोई कमेंट करके बताइएगा कहीं कमी दिख रही है तो।